India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पति के माता पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत घरेलू क्रूरता का मामला रद्द कर दिया, जो बहू द्वारा अपने बेटे को तलाक के लिए सहमति देने के लिए मजबूर करने के लिए एक गुप्त मकसद के साथ दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा, ये तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि कार्यवाही अपीलकर्ता के बेटे पर शिकायतकर्ता की शर्तों के अनुसार तलाक के लिए सहमति देने के लिए दबाव डालने के एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी और कार्यवाही को शिकायतकर्ता द्वारा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के फैसले के लिए अपीलकर्ता की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति के माता पिता ने उसे मिलावटी भोजन खाने के लिए मजबूर करके उसका गर्भपात कराया। उन्होंने अपीलकर्ताओं पर एक लड़का पैदा नहीं करने के लिए मानसिक और शारीरिक क्रूरता का भी आरोप लगाया। 498A के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 312/313 के तहत अपराधों का भी आरोप लगाया गया था। हालांकि गर्भपात और क्रूरता के बारे में शिकायत घटना की तारीख के 2 साल बाद ही पुलिस को की गई थी और यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ताओं को शिकायतकर्ता की गर्भावस्था के बारे में पता था या गर्भपात का कारण बनने के लिए कोई पदार्थ दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जस्टिस गवई द्वारा लिखे गए फैसले में जोर दिया गया कि केवल क्रूरता का आरोप तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि इस तरह की क्रूरता गंभीर चोट पहुंचाने या पीड़ित को आत्महत्या करने या खुद को गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं की जाती है। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप अस्पष्ट और सर्वव्यापी थे, जिनमें क्रूरता या दुराचार के उदाहरणों के विशिष्ट विवरण का अभाव था। अदालत ने शिकायतकर्ता के इरादे पर संदेह किया कि उसके द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही में क्रूरता या गर्भपात के अपराध के विवरण को शामिल नहीं किया जाए। अदालत के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग 2 साल की देरी ने शिकायतकर्ता के इरादों के बारे में संदेह पैदा किया। अदालत ने अनुमान लगाया कि तलाक की कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ता के बेटे पर दबाव डालने के लिए प्रतिशोध के उपाय के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, जबकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो खनौरी सीमा पर 20 दिनों से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं, को तत्काल और पर्याप्त मेडिकल सुविधा मिले। कोर्ट ने इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने डल्लेवाल को तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान करने के कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा को खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण इस साल फरवरी में बॉर्डर बंद कर दिए गए, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी जैसी मांगे उठाई गई। सितंबर में न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। 18 दिसंबर के आदेश द्वारा पंजाब राज्य के एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने न्यायालय को सूचित किया कि डल्लेवाल को तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। इस दलील को देखते हुए न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें उचित रूप से अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इसके बाद डल्लेवाल की मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दायर की गई, जिसमें पाया गया कि उनकी हालत बिगड़ रही है। इसलिए न्यायालय ने दोहराया कि यह पंजाब राज्य का संवैधानिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि डल्लेवाल के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे।
2 जनवरी को न्यायालय के पुनः खुलने पर पंजाब के मुख्य सचिव तथा दल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दल्लेवाल के स्वास्थ्य की स्थिरता के बारे में एक नई मेडिकल रिपोर्ट और उनके स्वास्थ्य को किसी भी तरह के अपूरणीय नुकसान से बचाने के लिए इस बीच उठाए गए आवश्यक कदमों की रिपोर्ट दाखिल की जानी थी। हालांकि न्यायालय को अवमानना याचिका पर सुनवाई करनी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि पंजाब राज्य दल्लेवाल को पर्याप्त मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उबर इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दृष्टिबाधित वकील द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें उबर इंडिया के चालकों द्वारा उसके साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार और परिवहन सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की नीतियों के उचित क्रियान्वयन में कमी के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि जब याचिकाकर्ता ने उबर के माध्यम से सवारी बुक की तो चालक द्वारा उसके साथ भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार किया गया। यह कहा गया कि चालक ने ऑटो से उतरने और याचिकाकर्ता को हाथ से उस कैफे के दरवाजे तक ले जाने से इनकार किया जहां वह यात्रा कर रहा था। चालक ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह उसके समय और ऊर्जा की बर्बादी है। याचिका में कहा गया कि चालक कुछ अनुनय विनय के बाद ही सवारी शुरू करने के लिए सहमत हुआ और फिर भी अपमानजनक व्यवहार करता रहा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि दिव्यांगों के खिलाफ शून्य भेदभाव नीति होने के बावजूद उबर उचित कार्यान्वयन और परिवर्तन सुनिश्चित करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि अपने सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं के बारे में पोस्ट करने के बावजूद उन्हें उबर के ड्राइवरों से अनिच्छा का अनुभव होता रहा। याचिकाकर्ता ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण हुई मानसिक पीड़ा, परेशानी और असुविधा के लिए उबर से 1 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। उन्होंने प्रार्थना की कि उबर पर RPWD एक्ट की धारा 89 के तहत जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने ऐप को सुलभ बनाने में विफलता दिखाई। इस प्रकार वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन किया। तकनीकी और भौतिक पहुंच सुविधाओं से संबंधित विनिर्देश, ड्राइवरों के लिए नियमित और व्यापक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता के लिए एक आदेश और समय पर निवारण और जवाबदेही के लिए विशिष्ट कदम शामिल हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को तय की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया CLAT UG 2025 परीक्षा के परिणामों में संशोधन के निर्देश देने वाले सिंगल जज के आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ NLUs के कंसोर्टियम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 20 दिसंबर को सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया हमें इन सवालों के 2 उत्तरों को गलत पाकर सिंगल जज के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। न्यायालय ने यह भी देखा कि सिंगल जज ने 2 प्रश्नों की सावधानीपूर्वक जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि एक अलग दृष्टिकोण प्रशंसनीय नहीं था। याचिका पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कंसोर्टियम सिंगल जज के निर्णय के अनुसार परीक्षा के परिणामों के साथ आगे बढ़ सकता है। अदालत ने कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है और इस याचिका के लंबित रहने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि प्रतिवादी द्वारा सिंगल जज के आदेश के साथ साथ आगे की प्रक्रिया के संदर्भ में घोषित परिणामों पर संदेह पैदा हो सकता है। आदेश में सिंगल जज ने 2 प्रश्नों 14 और 100 के परिणामों में संशोधन का आदेश दिया। यह माना गया कि कानून न्यायालयों के लिए कुल हैंड्स ऑफ दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता, जहां उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत है। यह रेखांकित करते हुए एक उम्मीदवार के साथ हुए अन्याय को पूर्ववत किया जाना चाहिए। सिंगल जज के समक्ष याचिका एक उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था और विशेष रूप से 5 प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी थी। सिंगल जज ने 2 प्रश्नों में त्रुटियों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट पाया और कहा कि उस पर आंखें मूंदना याचिकाकर्ता के साथ अन्याय होगा और यह अन्य उम्मीदवारों के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। NLU के कंसोर्टियम ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कंसोर्टियम द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों पर विधिवत विचार किया है। जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता की विकलांगताएं सेवा में रहते हुए उत्पन्न हुई हैं, इसलिए सेवा में रहने के कारण दिव्यांगता उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने यह स्पष्ट नहीं किया
कि उन्होंने याचिकाकर्ता को पेंशन का दिव्यांगता तत्व प्रदान न करने में मेडिकल बोर्ड की राय पर विचार क्यों नहीं किया और याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन के गैर हकदार होने की शर्त को साबित करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ और जब वह उत्तम नाविक के रूप में सेवा कर रहा था, वह 2 दिव्यांगता से पीड़ित था। दूसरी दिव्यांगता को मेडिकल बोर्ड द्वारा जीवन भर के लिए 20% आंका गया और सेवा के कारण आंका गया। दोनों दिव्यांगताओं के लिए समग्र मूल्यांकन जीवन भर के लिए 50% आंका गया। मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की कि याचिकाकर्ता को दिव्यांगता पेंशन दी जाए, लेकिन बाद में पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण ने एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को केवल अमान्य पेंशन CCS पेंशन नियम प्रदान की। 11 वर्षों तक सेवा करने के बाद याचिकाकर्ता को 27 अगस्त 2013 को सेवा से बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दिव्यांगता पेंशन का हकदार होने का दावा किया, लेकिन प्रतिवादियों ने उसे सूचित किया कि उसे केवल न्यायालय ने माना कि उसे यह निर्धारित करना था कि क्या याचिकाकर्ता दिव्यांगता पेंशन का हकदार था, जबकि वह सेवा से अमान्य था और उसकी दूसरी दिव्यांगता सेवा के कारण थी। न्यायालय ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता एक कठिन क्षेत्र में तैनात था, इसलिए सक्रिय सेवा में रहने के दौरान दोनों दिव्यांगताओं के उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को दिव्यांगता पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें उसकी 2 विकलांगताओं को 50% मानकर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाए और 2 महीने की अवधि के भीतर उसे पेंशन संबंधी लाभ जारी किए जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में FIR रद्द करने से संबंधित गैर विवादास्पद समझौता आधारित याचिकाओं के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास निर्देश जारी किए। एक्टिंग चीफ जस्टिस विभू बाखरू ने 24 दिसंबर को अभ्यास निर्देश जारी किए। निर्देशों में कहा गया कि FIR रद्द करने से संबंधित सभी गैर विवादास्पद समझौता आधारित याचिकाओं को आपराधिक क्षेत्राधिकार के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष प्रारंभिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा, जो समझौते के आधार पर दायर मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुपालन को सत्यापित और सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा निर्देशों में कहा गया कि जांच अधिकारी को पक्षों की पहचान के सत्यापन के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष वर्चुअल रूप से भी उपस्थित होने का निर्देश दिया जा सकता है। आगे के निर्देश इस प्रकार हैं। सहमति सुनवाई सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअली आयोजित की जा सकती है। पक्षकार अपने वकील के साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष समझौते की पुष्टि कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत उपस्थिति और स्थगन जैसे तार्किक मुद्दों के कारण होने वाली देरी में और कमी आ सकती है। एक बार FIR रद्द करने की सभी शर्तें पूरी हो जाने के बाद संयुक्त रजिस्ट्रार संतुष्ट होने के बाद मामले को अंतिम घोषणाओं के लिए माननीय पीठ को भेज सकता है, जो पूर्व सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर FIR रद्द या खारिज कर देगा। यह प्रक्रिया इस अदालत के समय को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देगी, जो अन्यथा प्रत्येक माननीय पीठ द्वारा इन समझौता मामलों की जांच करने के लिए आवश्यक हो। एक सहमति कैलेंडर भी पेश किया जा सकता है। यह कैलेंडर सभी गैर विवादास्पद समझौता मामलों को निर्दिष्ट दिनों पर एक साथ रखेगा। माननीय न्यायाधीश संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गई पूर्व सत्यापित याचिकाओं की समीक्षा करेंगे, ऐसे मामलों में जहां न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों में जहां विवादास्पद मुद्दे उठते हैं या जहां समझौता माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर सख्ती से नहीं आता है, संयुक्त रजिस्ट्रार ऐसे मामलों को लाल झंडी दिखा सकते हैं। उन्हें उपयुक्त आदेशों के लिए माननीय पीठ के समक्ष रख सकते हैं। इस प्रकार जिन मामलों में विवादास्पद मुद्दे उठते हैं, उन्हें पूर्ण सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, जिससे कीमती न्यायिक समय की बचत होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आगरा के पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगरा में 17वीं सदी के हम्माम या सार्वजनिक स्नानाघर को कोई नुकसान न पहुंचे। जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने यह आदेश चंद्रपाल सिंह राणा नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया,
जिसमें विरासत भवन की सुरक्षा की मांग की गई। इसमें दावा किया गया कि इसे अवैध और अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ध्वस्त किए जाने का खतरा है। जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि तुर्की शैली में निर्मित हमाम का निर्माण 1620 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान अली वर्दी खान द्वारा किया गया था। हालांकि हाल ही में इस स्थल को एक निजी संपत्ति होने का दावा किया गया और कुछ लोगों ने संरचना को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत ऐतिहासिक इमारतों को किसी भी अनधिकृत क्षति से बचाना एएसआई का कर्तव्य है। खंडपीठ को यह भी बताया गया कि अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के समक्ष कई अभ्यावेदन दायर किए गए, हालांकि इमारत की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भी आग्रह किया गया कि अगर तत्काल आदेश पारित नहीं किए गए तो इमारत और को बुलडोजर और मशीनों की सहायता से पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अगली निर्धारित तिथि तक राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी वकील मामले में निर्देश प्राप्त करेंगे। और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.